फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स मैं बालाजी मुंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हमें डायग्राम सेशन इसे कंटिन्यू करना है और आज हम डायग्राम जो देख रहे हैं उन्हीं के अंदर सबसे फर्स्ट हमें ड्रॉ करना है डीएनए रेप्लिकेटिंग फॉर्क, इसी डायग्राम को। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो सबसे फर्स्ट हम जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो है डीएनए रेप्लिकेटिंग फॉर्क। यहाँ पर हमने दो स्ट्रैंड निकाले हैं बच्चों डीएनए के। अभी दो स्ट्रैंड हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स है। अब डीएनए डबल हेलिक्स है तो इसी स्ट्रैंड को कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता चलता है किस प्रकार से डीएनए फॉर्क मिलता है। दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पर हमने अलग बताया। इसका मतलब यहाँ पर फॉर्क फॉर्मेशन होता है। इसे लेबल करेंगे 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम एंड तक एक है, उसके बाद दूसरा है 3 प्राइम एंड से लेकर 5 प्राइम एंड तक। इसी तरह से दो स्ट्रैंड वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इनमें से जो स्ट्रैंड हमने निकाले हैं जिसे लेबल करेंगे तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ये बनता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम ओल्ड स्ट्रैंड भी कहते हैं और ओल्ड स्ट्रैंड के बाद इसे हम पेरेंट स्ट्रैंड भी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें अलग अलग नाम इसके दिखते हैं। जो ओल्ड स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड है, दोनों भी नाम हमें वहाँ पर दिखते हैं। उसके बाद जो यहाँ का एरिया है उसी एरिया को हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। अब देखो इस प्रकार से हमें कुछ फ्रैगमेंट्स दिखाई देते हैं और ये फ्रैगमेंट्स डिसकंटिन्यूअस है बेटा। कैसे है? डिसकंटिन्यूअस। देखो ना, इस तरह से हमने डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट निकाले। तो ये डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट होने की वजह से इसी फ्रैगमेंट को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन गए। अब ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनने की वजह से इसी स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। देन स्टूडेंट, यहाँ का जो एरिया है इसी एरिया को डीएनए फॉर्क कहेंगे हम। डीएनए फॉर्क, जहाँ से दोनों स्ट्रैंड अलग होते हुए नजर आ रहे हैं तो उसे हम डीएनए फॉर्क कहते हैं। देन इधर के साइड को हमें और एक स्ट्रैंड दिखाई देता है जो कंटिन्यूअस है बेटा, इस तरह से। अब ये कंटिन्यूअस रहने की वजह से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन गया। अब ये कंटिन्यूअस रहने की वजह से हम इसे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं और इसी स्ट्रैंड को न्यू स्ट्रैंड कहते हैं। न्यू स्ट्रैंड। तो ये होता है डीएनए रेप्लिकेटिंग फॉर्क। अभी यहाँ पर अलग हो रहा है, दोनों भी डीएनए स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं तो वो फॉर्क बनता है, इसलिए हम उसे डीएनए फॉर्क कहेंगे। तो हमें डायग्राम ये ड्रॉ करना है हमारे एग्जाम के अंदर। अभी उसके बाद हम अनदर डायग्राम देखेंगे इसी टॉपिक से, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसी टॉपिक से, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हमें दो स्ट्रैंड निकालना है। ये फर्स्ट वाला स्ट्रैंड बन गया बेटा। जिस स्ट्रैंड को हम थोड़ा डार्क बनाते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो ये स्ट्रैंड यहाँ पर कंटिन्यू हमने ड्रा किया है। उसके बाद और एक स्ट्रैंड दिखाई देता है जो सेकेंड स्ट्रैंड है यहाँ पर, वो भी हमने निकाला है। दो स्ट्रैंड यहाँ पर हम निकालते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर। इसे लेबल करेंगे 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है बेटा। ठीक है, तो उसके बाद देखो हमें इसी स्ट्रैंड को लेबल करना है। ये बनता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये बन गया कोडिंग स्ट्रैंड। आ गया समझ में? अब कोडिंग स्ट्रैंड, दो बातें तो वहाँ पर समझ में आ गई हमारे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हमें और दो पार्ट यहाँ पर ड्रा करना है। ये बन गया फर्स्ट वाला पार्ट जिसे प्रमोटर कहेंगे हम। इसे लेबल करेंगे इधर प्रोमोटर। और इधर के साइड को हमें निकालना है दूसरा पार्ट जो होता है टर्मिनेटर। क्या होता है? टर्मिनेटर। ऊपर के साइड को लेबल करेंगे टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की डायग्राम। इसे यहाँ पर हम बताते हैं डायग्राम नंबर 2, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट
और जो डायग्राम नंबर फर्स्ट थी वो थी डीएनए रेप्लिकेटिंग फॉर्क। ठीक है, आज के सेशन में ये 2 डायग्राम, उसके बाद और हमें एक डायग्राम निकालना है जो डायग्राम प्लांट वाटर रिलेशन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और इसी डायग्राम को हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इसी टॉपिक से भी रिलेट देखते हैं, यानी कि एनसीईआरटी में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कहेंगे और प्लांट वाटर रिलेशन हम स्टेट बोर्ड के लिए कहेंगे। तो चलो वो भी डायग्राम हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इस तरह से यहाँ पर हमें रूट का रीजन दिखाई देता है बच्चों, ये बन गया रूट का कॉमन स्ट्रक्चर। अब इसे डार्क बनाएंगे, डार्क बनाने के बाद हमें डायग्राम दिखाई देती है। ठीक है, ये डायग्राम बन गई हमारी, आ गया समझ में। अब देखो इसी डायग्राम से हमें पता चलता है किस प्रकार से यहाँ पर हमें रीजन्स दिखाई देते हैं। तो इन्हीं रीजन्स के आगे का जो पोर्शन है वो भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है इस तरह से। उसे कंटिन्यू करने के बाद समझ में आने वाला है कि एक्चुअली रूट का स्ट्रक्चर कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें कुछ डिवाइडिंग सेल्स दिखाई देते हैं जो कंटिन्यू डिवीजन बताते हैं और उन्हीं की वजह से रूट की ग्रोथ हो सकती है। अब देखो ये जो रीजन है इसे हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन या फिर रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के आगे वाला जो पोर्शन है उसे हम रूट कैप के नाम से जानते हैं, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये क्या हो गया, ये होता है रूट कैप। ये बच्चों रूट कैप है, ये रूट कैप, जो रूट कैप कैलिप्ट्रोजन से बनती है बेटा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वासेंट रीजन है, क्वासेंट जोन हम वहाँ पर कहेंगे, वहाँ पर सेल इनएक्टिव होते हैं। और जो नेक्स्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है आगे वाला, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से सेल्स दिखाई देते हैं जो इलॉन्गेट होते हैं। तो इसी सेल के इलॉन्गेट रहने की वजह से इसी रीजन को हम इलॉन्गेशन रीजन कहते हैं। इस तरह से ये इलॉन्गेशन रीजन बन गया। क्या बन गया, इलॉन्गेशन रीजन। ठीक है, अब इलॉन्गेशन रीजन के बाद का जो रीजन है वो है मैच्योरेशन। यहाँ पर टोटली हमें मैच्योर्ड सेल्स मिलते हैं, तो इसलिए हम उसे मैच्योरेशन रीजन या फिर मैच्योर्ड जोन भी कहेंगे या फिर मैच्योर रीजन भी कहेंगे। दोनों भी नाम हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से यूनिसेलुलर रूट हेयर्स दिखते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए वर्क करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इस जोन को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन जोन, मैच्योरेशन, या फिर इसे हम एब्जॉर्प्शन जोन कहेंगे, एब्जॉर्प्शन जोन। आ गया समझ में। ये दोनों जोन वहाँ पर हम एक ही नाम से बता सकते हैं, जैसा एब्जॉर्प्शन भी बता सकते हैं या फिर मैच्योरेशन भी बता सकते हैं। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन चलता है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से ये रीजन्स हो गए। उसके बाद रूट हेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रूट हेयर्स क्या है, देखो सबसे फर्स्ट रूट हेयर जो हमें दिया है वो क्या होता है। रूट हेयर यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर है। तो उसके हमें डायग्राम निकालना है। इस तरह से हम इपिथेलियल सेल निकाल रहे हैं। ए बन गए इपिथेलियल सेल्स, इसे लेबल करेंगे इपिथेलियल सेल्स। ठीक है, इपिथेलियल सेल के बाद इधर के साइड को हमें रूट का हेयर दिखाई देता है जो इस तरह से, ठीक है, ये रूट हेयर है। अब इसी रूट हेयर को जब लेबलिंग करेंगे तो हमें पता चलता है ये बनता है सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद अंदर के साइड को हमें दिखाई देता है सेल मेम्ब्रेन।
ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये होता है वैक्यूल। ये दोनों लेबल हमें वहाँ पर कंपलसरी देना है ये बच्चों। उसके बाद देखो इधर के साइड को हमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है अंदर का, साइटोप्लाज्म यहाँ पर थोड़ा दिखाई देता है हमें, इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये होता है रूट हेयर, जो यूनिसेलुलर नेचर भी बताता है। डायग्राम रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो उसी डायग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। डायग्राम जब हम निकाल रहे हैं तो देखो सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे स्टोमेटा की डायग्राम। स्टोमेटा, अभी एक्चुअली स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा रेस्पायरेटरी यूनिट है या फिर रेस्पायरेटरी पार्ट है प्लांट्स के अंदर का, जो इस तरह से बना होता है। इसके अंदर देखो हमें, अगर हम डाइकॉट के अंदर देखेंगे, सबसे फर्स्ट हम डाइकॉट के बारे में बात करेंगे। डाइकॉट स्टोमेटा जो होता है वो इस तरह से होता है, बीन शेप्ड उसी का स्ट्रक्चर होता है, और इसी की ओपनिंग वगैरह क्या है वो भी हम देखेंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है स्टोमेटा का। तो ये हमने सेल निकाले हैं उसके अंदर के, ए वाली एक सेल बन गई, ये दूसरी सेल बन गई, ठीक है। इस तरह से ये दोनों सेल निकाले, तो दोनों सेल को हम गार्ड सेल कहेंगे। सबसे फर्स्ट ये गार्ड सेल से, ठीक है, दोनों भी गार्ड सेल के बाद हमें साइड में बहुत सारे सेल्स दिखाई देते हैं जो इस तरह से होते हैं। अब इन्हीं सेल को भी तो लेबल करना है, इन सेल को हम क्या कहेंगे बच्चों, तो इन्हीं सेल को हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। थोड़ा डार्क बनाते हैं इसे, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये दोनों सेल्स, ए और ए, बहुत सारे सेल जो दिखाई दे रहे हैं साइड में, वो सब्सिडरी सेल्स है। और ये जो है इसे हम कहेंगे स्टोमा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इस तरह से फाइब्रिल्स दिखाई देते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है। क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी डायग्राम हमें वहाँ पर एग्जाम में निकालना होती है। उसके बाद हमें मोनोकॉट स्टोमेटा भी वहाँ पर दिया है, लेकिन मोनोकॉट स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमें एग्जाम में अभी तो ड्रॉ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे कंटिन्यू करते हैं। देखो मोनोकॉट स्टोमेटा जो है वो डम्बेल शेप्ड है, इस तरह से, जो एग्जाम में पूछे जा सकता है। इससे पहले एग्जाम में पूछा था, डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है। अभी से डार्क बना लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो ये डम्बेल शेप्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल। उसके बाद गार्ड सेल के अराउंड में हमें सब्सिडरी सेल्स दिखाई देते हैं, जो इस तरह से, इसे भी लेबल करेंगे हम सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। सब्सिडरी सेल्स के बाद ये स्टोमा, यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो ये होता है रेस्पिरेटरी यूनिट जो प्लांट्स के अंदर है और जो रेस्पिरेशन